आपका राज्यसभा आज चलेगा, राज्यसभा। राज्यसभा। देखिए बच्चों, राज्यसभा ध्यान रखें कि प्री प्लस मेंस के हिसाब से कराया जा रहा है आपको, तो इसमें फैक्ट ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आपको राइटिंग वाला मामला बताया था कल हमने, राइटिंग के ही लिए आपको विशेष ध्यान देना है। राज्यसभा के विषय में आपको पता होना चाहिए कि आपको कल बताया गया था कि राज्यसभा आपके अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आपका राज्यसभा आता है। इसमें जो अधिकतम सीटें होती हैं, अधिकतम सीटें, अधिकतम सीटें जो होती हैं वो कितनी होती हैं, वो देखिए आपकी 250 टोटल होती हैं, 250। अब देखिए 250 में डिवाइडेशन है इसका, कल भी आपको बताया था कि डिवाइडेशन आपके 238 तो होते हैं राज्यों प्लस संघ शासित प्रदेशों से, राज्य प्लस संघ शासित प्रदेशों से, राज्य प्लस संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेशों से। ठीक है, और आपकी बाकी जो बची 12 जो सीटें होती हैं वो आपकी मनोनीत की जाती हैं राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती हैं, मनोनीत की जाती हैं राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा ये मनोनीत की जाती हैं। ठीक है, आपको कल बताया गया था कि राज्यसभा में जो 2 सीटें हैं एंग्लो इंडियन की वो खत्म कर दी गई हैं 25/1/2020 4 संविधान संशोधन द्वारा, लेकिन अभी 12 जो सीटें हैं ये नहीं है, ये तो हैं आपकी। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती हैं। ये कंडीशन जो होती है इसमें क्या होती है, देखिए ये किस किस की सीटें होती हैं, ये साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र से होती हैं, के क्षेत्र से होती हैं। ठीक है, ये बच्चों ध्यान दें आप, 250 अधिकतम सीटें होती हैं, 238 राज्य प्लस संशासित प्रदेशों से होती हैं, 12 आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र से होती हैं। ठीक है, और वर्तमान में क्या सिचुएशन है, वर्तमान में देखिए आप, वर्तमान में जो सिचुएशन है वो देखें, वर्तमान में जो सीटें हैं कितनी, वर्तमान में सीटें आपकी 245 हैं, 245 245, जिसमें आपकी 233 राज्यों से प्लस संशासित प्रदेशों से और 12 आपकी कहाँ से हैं, आपकी मनोनीत की जाती हैं राष्ट्रपति द्वारा, मनोनीत। ठीक है, इसको भी आप 2 पार्टों में बांट सकते हो, आपकी 229 राज्यों से हैं, 229 राज्यों से हैं और 4 आपकी संघ शासित प्रदेशों से हैं, संघ शासित
प्रदेश। ठीक है बच्चों, ये आपकी यहाँ से है, ये आपकी वर्तमान सिचुएशन है जो फिलहाल में है। नोट पॉइंट में आप यहाँ लिख लीजिए, नोट पॉइंट में आप लिख लीजिए कि दिल्ली जो कि आपका संघ शासित प्रदेश है, कौमा पौंडीचेरी, पौंडीचेरी ये भी संघ शासित प्रदेश है, और जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर ये भी आपका संघ शासित प्रदेश है। इन तीनों में आपकी विधानसभा है, विधान सभा है। ध्यान दें, इन तीनों में विधानसभा है। जो संघ शासित प्रदेश हैं वो तीन आपके दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर, तीनों में विधानसभा है। ठीक बच्चों, फिलहाल में ये सिचुएशन है आपकी, जो करंट अपडेट है आपके सामने। नेक्स्ट देखिए आप, अगला पॉइंट आप इसमें नोट करें। इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आपका जो अधिकतम आयु सीमा है, अधिकतम आयु सीमा अधिकतम जो आयु सीमा होती है इसकी आपको पता होगा, आपने याद भी कर रखा होगा कि अधिकतम जो आयु सीमा है इसकी 30 वर्ष होती है। ध्यान रखना, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आता है। 30 वर्ष इसकी आयु सीमा होती है। चलिए अगला पॉइंट देखें इसमें, जो आप लिख सकते हो अपने लिए। ये आपको पॉइंट बेसिक याद रहने चाहिए कि कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। अगला पॉइंट है आपका कि 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक लिख लीजिए, प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश लेते हैं, अवकाश लेते रहते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश लेते रहते हैं। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए राज्यसभा के विषय में। और आप इसकी योग्यता के विषय में आप जानते ही होंगे, योग्यता वह भारत का नागरिक होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो योग्य रख रहा है, योग्यता है भारत का क्या होना चाहिए, वो नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए उसकी। ठीक, ये कंडीशंस हैं। दिवालिया घोषित ना हो, ये आपकी कंडीशंस उसकी होती हैं, तो इसकी कुछ ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं पड़ती। जो पॉइंट है वो आपको लिखवाए गए हैं यहाँ पर, तो आप इन पॉइंटों पर ध्यान दें। एक बात और ध्यान दें कि भाई निम्न सदन आपका, ये आपका उच्च सदन है। ये पॉइंट आप उच्च सदन भी लिख सकते हो इसमें कि राज्यसभा उच्च सदन है, उच्च सदन। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि जी इसको उच्च सदन क्यों कहा जाता है, उच्च सदन है। ठीक है, आप उच्च सदन के विषय में जान सकते हो कि उच्च सदन क्यों कहा जाता है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से राज्यसभा को ही उच्च सदन क्यों कहा जाता है, तो आप समझिए इस बात को कि जो लोकसभा है और राज्यसभा है, लोकसभा आपकी प्रत्यक्ष रूप से उसमें चुनाव होता है। लोकसभा में कैसा होता है, आपका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और जनता द्वारा निर्वाचित होकर के सदस्य जाते हैं, जनता द्वारा निर्वाचित होकर के सदस्य जाते हैं। लेकिन जो राज्यसभा है वो आपके जो लोकसभा में, उसमें विधानसभा में जो सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनके द्वारा जो आपने निर्वाचित कर दिए हैं, उनके द्वारा राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं, वो जाते हैं। तो इसका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
और हमारा जो संविधान है उस संविधान में जनता से पहले जो महत्व दिया गया है वो राज्य को दिया गया है कि भाई राज्य उच्च है। तो राज्य जो उच्च है, क्योंकि जनता को जो देखभाल करेगा वो राज्य करेगा, राज्य को उच्च माना गया है, इसीलिए इसको उच्च सदन बोला गया है। और राज्यसभा को लोकसभा को निम्न सदन बोला गया है हमारे संविधान में। तो पहली प्रायोरिटी तो दी गई है और राज्यसभा को इसलिए दी गई है उस सदन कि उसके जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर नहीं जाते हैं, वो अप्रत्यक्ष होकर जाते हैं। और राज्य के जो हमारे जो स्टेट जो होते हैं उनमें सभी में वो देखभाल रखते हैं। ठीक है, इसी वजह से वो दिया जाता है। अब आप हेडिंग बनाइए, नेक्स्ट जो हेडिंग बनाना है आपको वो बनाइए कि संसदीय शासन प्रणाली की मूल विशेषताएं। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली की मूल विशेषताएं हेडिंग बनाइए। देखो, जितना आपको बताया गया है आप इतने पे ही विशेष ध्यान दें, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें खुलती चली जाएंगी, क्योंकि आपको राइटिंग करनी है। आपको फैक्ट ज़्यादा नहीं भरे जाते हैं, ना फैक्ट इतने याद रहते हैं। आपको सिर्फ उस पर लिखना आना चाहिए, क्वेश्चन पर उसकी क्वेश्चन की समझ आपको होनी चाहिए। उस समझ पर ही डिपेंड करता है, ये वन लाइनर क्वेश्चन नहीं होते हैं। आपको इसमें लिखना होता है, 150 वर्डों में लिखना होता है, 250 वर्डों में लिखना होता है। वो लिखने के लिए आपकी समझ विस्तृत होनी चाहिए, समझ से ही आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखिए, हेडिंग बनाइए संसदीय, ये आपका थोड़ा मोटा हेडिंग ले लेते हैं हम। संसदीय शासन, संसदीय शासन प्रणाली की मूल विशेषताएं। संसदीय शासन प्रणाली है, उसकी मूल विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, ये देखिए आप। ये आपका हेडिंग हो गया, संसदीय शासन प्रणाली की मूल विशेषताएं। अब देखिए, संसदीय शासन प्रणाली है उसमें आप समझिए कि मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद को शासन हेतु सामूहिक रूप से संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी माना जाता है। तो आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हो जो हमने आपको समझाया अभी। नंबर 1 पॉइंट आप नोट कर सकते हो, मंत्रिपरिषद को शासन हेतु सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से संसद के निम्न सदन, आप जानते हो निम्न सदन कौन सा होता है, निम्न बहुत आता है यहां से क्वेश्चन। ये निम्न सदन यानी आपका क्या है, वो लोकसभा। निम्न सदन यानी लोकसभा, यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी माना गया है, के प्रति उत्तरदायी माना गया है। ठीक है, उत्तरदायी माना गया। आप समझ सकते हो इस बात को, अब समझ में आ रहा होगा कि मंत्रिपरिषद को शासन हेतु सामूहिक रूप से संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी माना गया है। आप समझिए, जो मंत्रिपरिषद जो होती है, जो मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद को शासन हेतु जब शासन वो करती है तो सामूहिक रूप से किसके प्रति माना जाता है, लोकसभा के प्रति। और लोकसभा का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, वो भी आपका
प्रधानमंत्री ही के अंदर में सारी पावर होती हैं, तो लोकसभा के प्रति उसको उत्तरदायी माना जाता है कि जो लोकसभा में निर्णय होंगे उनको मंत्रिपरिषद को मानना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट आप लिखिए इसमें, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, राजनीतिक कार्यपालिका। ध्यान दें, राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका या प्रमुख कार्यपालिका या इसका प्रमुख। राजनीतिक मतलब पॉलिटिक्स की जो कार्यपालिका है, हमारी राजनीति की जो कार्यपालिका है, उसका प्रमुख एवं प्रशासनिक कार्यपालिका का प्रमुख के बीच में अंतर किया जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका का प्रमुख एवं प्रशासनिक कार्यपालिका के प्रमुख के बीच अंतर किया जाता है। इस बात को समझिए आप कि राजनीतिक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है और प्रशासनिक जो कार्यपालिका है उसके प्रमुख के बीच में अंतर किया जाता है। अब राजनीतिक जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख कौन है? आपका राष्ट्रपति, और प्रशासन कौन कर रहा है? आपका प्रधानमंत्री। दोनों के बीच में अंतर माना जाता है जो संसदीय शासन प्रणाली होती है। संसदीय शासन प्रणाली हमारे देश में लागू है, हमारे संविधान में लागू है कि संसद शासन प्रणाली का मतलब है आपका कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसका जो प्रमुख है वो कौन है? राष्ट्रपति है, और प्रशासनिक जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है। दोनों के बीच में अंतर किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अर्थात आप लिख सकते हो, अर्थात राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्य का प्रमुख, अब देखिए, राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। तो ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, तथा सरकार। अब सरकार का प्रमुख कौन होता है? सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, पीएम, प्रधानमंत्री। ठीक है, क्या होते हैं ये? भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग है दोनों ही आदमी। ये आप ना समझें कि राज्य का प्रमुख और सरकार के प्रमुख एक है। राज्य का प्रमुख और सरकार के प्रमुख अलग अलग हैं। राज्य का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, और सरकार के प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। इन दोनों के बीच अंतर होता है किसमें? संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली में। संसदीय जो शासन प्रणाली है उसमें इन दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। अब आपने सबसे पहले हमने अब इसमें बताया कि जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें क्या पॉइंट होते हैं। देखिए, आप समझ लीजिए, संसदीय शासन प्रणाली में हमने आपको बताया है कि जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें जो मंत्रिपरिषद होता है, उस मंत्रिपरिषद को शासन करने हेतु सामूहिक रूप से जो संसद है उसका जो निम्न सदन है लोकसभा, उसके प्रति क्या होता है? उत्तरदायी माना जाता है। दूसरा पॉइंट बताया हमने कि संसदीय प्रणाली में राजनीतिक प्रमुख और आपका प्रशासनिक प्रमुख, ठीक है, दोनों के बीच क्या होता है? अंतर होता है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि राज्य का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है और सरकार का जो प्रमुख है वो आपका प्रधानमंत्री है। दोनों ही भिन्न है। तो आप राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख भिन्न है दोनों, ये आपको अब समझ में आ चुका होगा। ये आपकी जो संसदीय शासन प्रणाली है उसकी विशेषताएं हैं। ठीक है,
तो ये किसकी विशेषताएं हैं? संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली की ये विशेषताएं हैं। ये पॉइंट आपने लिख लिए हैं, समझ में आ गए होंगे आपके में कि ये जो ऊपर हमने लिखे हैं ये पॉइंट इसी के हैं, सब संसदीय शासन प्रणाली के। ठीक है, अब आपको अगला पॉइंट जो समझ में आना है कि भाई संसदीय शासन प्रणाली, तो इसके बाद में और भी तो होती है अध्यक्ष शासन प्रणाली। अब अध्यक्ष शासन प्रणाली कैसी होती है इसको समझिए। भाई संसदीय शासन प्रणाली तो हमारे राज्य में, हमारे जो संविधान है उसमें लागू है हमारे देश में, और अध्यक्ष शासन प्रणाली कैसी होती है, उसकी मूल विशेषताएं क्या होती हैं, उनको आप समझिए। दोनों में डिफरेंट आपको पता होना चाहिए कि संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्ष शासन प्रणाली में क्या अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए। तभी आप लिख सकते हो कि संसदीय शासन प्रणाली कैसी होती है और अध्यक्ष शासन प्रणाली कैसी होती है। तो संसदीय शासन प्रणाली आपकी समझ में आ गई होगी कि संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अर्थात राज्य का प्रमुख तथा प्रधानमंत्री अर्थात सरकार का प्रमुख दोनों अलग अलग होते हैं। दो आदमियों पे ये सरकार, ये राज्य काम करता है। और जो संसदीय शासन अध्यक्ष शासन प्रणाली है उसको आप अब समझिए। अध्यक्ष शासन प्रणाली, अध्यक्ष शासन प्रणाली ये कैसी होती है कि मूल विशेषता है कि बच्चे आपको लिखना आना चाहिए। आपकी समझ में संसदीय शासन प्रणाली आ चुकी है, आप लिख सकते हो उस पर। अब अध्यक्ष शासन प्रणाली की मूल विशेषताएं आप इसको समझिए ध्यानपूर्वक, और कैसे आप पॉइंट लिखोगे ये क्वेश्चन आता है दोनों में विशेषताओं में, दोनों में अंतर करने के लिए, तो कैसे आप अंतर कर पाओगे। अब आपके सामने अध्यक्ष शासन प्रणाली हम समझाने जा रहे हैं, अब आप इसको समझने का प्रयास करोगे। चलिए देखिए, अध्यक्ष शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली में अंतर अब आपको अपना आप दिखेगा कि इसका पहला पॉइंट आप क्या लोगे। इसका पहला पॉइंट आप लीजिए कि राष्ट्रपति, इसमें राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है। यहां आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष, अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन या परोक्ष निर्वाचन होता है। परोक्ष भी आप बोल सकते हो, परोक्ष, परोक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों एक ही बात है। चलिए अब हम अध्यक्ष शासन प्रणाली की मूल विशेषताएं आपको बताने जा रहे हैं। राष्ट्रपति का इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। पहला पॉइंट आप ये नोट करो, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया होगा कि भाई वहां पर संसदीय प्रणाली में आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और यहां पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अगला पॉइंट यहां लिखिए, राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, राजनैतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका तथा या प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख लिख सकते हो यहां पर आप, जैसे पहले लिखा था आपने बिल्कुल ऐसा ही लिख सकते हो। कार्यपालिका का प्रमुख
तथा प्रशासनिक, बिल्कुल सेम पॉइंट है, प्रशासनिक कार्यपालिका प्रशासनिक कार्यपालिका का प्रमुख, ठीक है, प्रमुख के बीच कोई अंतर नहीं पाया जाता, कोई अंतर नहीं पाया जाता है, कोई अंतर नहीं पाया जाता है, अर्थात दोनों व्यक्ति एक ही होते हैं, अर्थात दोनों व्यक्ति एक ही होते हैं। आप अगला पॉइंट में लिख सकते हो, अगले पॉइंट में लिख सकते हो कि राज्य का प्रमुख, बिल्कुल जो सेम पॉइंट पिछली बार लिखवाए हमने वही पॉइंट इसमें लागू होंगे। राज्य का प्रमुख एवं सरकार, आप लिख सकते हो राज्य का प्रमुख। आप जानते हो कि संसदीय में कौन था राज्य का प्रमुख? राष्ट्रपति था। राज्य का प्रमुख एवं सरकार का प्रमुख दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं और वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, वह व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, अमेरिका का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो आपकी समझ में ये पॉइंट अब आए होंगे। आप दोनों में अंतर कर सकते हो कि अध्यक्ष शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है। आप अब दोनों का अंतर अपनी समझ से अपना आप कर सकते हो बिना रटे। सिर्फ समझना जरूरी था, वो आपको समझा दिया गया है कि अध्यक्ष शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है, इनकी मूल विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो आप अब इसको चर्चा कर सकते हो, लिख सकते हो कि राष्ट्रपति संसदीय जो प्रणाली होती है उसमें राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और राजनीतिक कार्यपालिका का प्रमुख तथा प्रशासनिक कार्यपालिका प्रमुख के बीच में अंतर होता है, इसमें अंतर नहीं होता है, इसमें एक ही व्यक्ति होता है, उसमें दोनों व्यक्ति अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में अब आ गई होगी। अब आप आगे देखिए कि आपको ध्यान दें बच्चे, आपको ऐसे पॉइंट लिखाए जा रहे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ आप रिटन एग्जाम, मेंस एग्जाम में आप लिखोगे, उसी पर्पज से आपको समझाया जा रहा है। आप सिर्फ आपको इनको पढ़ना है, ढंग से समझना है, अपने समझ को बढ़ाना है और रटना नहीं है, सिर्फ समझ को बढ़ाना है और फिर इनको राइटिंग इन पर करनी है। जब आप इन पर राइटिंग करोगे तो आपकी समझ में ये पॉइंट आएंगे और आपको PDF, PPT फॉर्म में आपको ये मिल जाएगी। आप इनका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो और रिवीजन आसानी से इनको मार सकते हो। लेकिन राइटिंग आप जरूर करोगे जब आपका टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन पर आप राइटिंग करोगे और राइटिंग करने के बाद आप देखोगे क्या आप कुछ राइटिंग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। घबराना नहीं है, राइटिंग आपको एक गलत लिखो चाहे कुछ भी लिखो, कितना ही समय लगे कोई दिक्कत नहीं है, समय की कोई पाबंदी नहीं। शुरुआत में शुरू जब आप करो तो दिमाग में कोई समय नहीं सोचना, कोई भी ये सोचना नहीं है कि मैं गलत लिखूंगा, सिर्फ आपको लिखना है और लिखना है बस। गलत हो या सही हो, कितना ही समय लगे कोई दिक्कत नहीं, बस जो आपने मन में सोचा कि संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्ष शासन प्रणाली में क्या अंतर है, इन पर कुछ विचार अपने रखने हैं आपको, तो आप लिख कर देखना है आपको। और गलत हो या सही हो इससे कोई मतलब नहीं रखता है। शुरू में आप सही या गलत ना सोचें, सिर्फ लिखने का प्रयास करें। ठीक है, देखिए आगे देखिए। अब आप आगे आपका एक मुद्दा है, आप एक मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। इस मुद्दे को देखिए आप कि मुद्दा क्या है।
देखिए मुद्दा है हमारा, आप हेडिंग नोट लिख लें। मुद्दा क्या है, इस मुद्दे पे अब हम चर्चा करेंगे कि मुद्दा है क्या। मुद्दा क्या है, इस मुद्दे को ध्यान से समझें आप कि मुद्दा सब पे चर्चा होनी है हमारी आपकी अब, कि मुद्दा है क्या। ठीक है, तो आप हेडिंग बनाइए मुद्दे के लिए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मुद्दा क्या है हमारा, राष्ट्रपति संसद के, राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग के रूप में ये आपके सामने मुद्दा है कि राष्ट्रपति संसद का गतिविधियों में कोई भाग नहीं लेता है और ना ही संसद के गतिविधियों में किसी में भाग नहीं लेता है। उसके बावजूद भी राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसकी क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, कैसे कैसे अभिन्न अंग है, इस पॉइंटों पर हमें चर्चा करनी है। ठीक है बच्चों, तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और आप इसको समझने का प्रयास करोगे कि मुद्दा ऐसा क्या है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है और उसकी किसी भी लोकसभा और राज्यसभा की गतिविधियों में वो भाग नहीं लेता है, उसके बावजूद भी वो अभिन्न अंग है। इस पर चर्चा अब होगी, आप ध्यानपूर्वक चर्चा को समझोगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको अब समझाने जा रहे हैं कि भाई अभिन्न अंग के रूप में कैसे कैसे, क्या क्या कारण, हम क्या क्या पॉइंट इसमें लिखेंगे, क्या क्या पॉइंट हम लिखेंगे अपने सामने। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भाई बिल, जो बिल आता है, बिल आप जानते होंगे कि बिल संसद में जो आता है। देखिए, संसद में प्रस्तुत किया गया जो बिल है वो दो प्रकार से होता है। क्या प्रकार से होता है? दो प्रकार से। एक तो होता है आपका सरकारी विधेयक बिल, सरकारी बिल, ठीक है, और एक होता है आपका निजी बिल, गैर सरकारी, ठीक है, इसे बोलते हैं हम गैर विधेयक बिल, गैर सरकारी बिल। आपको इन पॉइंटों पर विशेष ध्यान देना, समझना है ध्यानपूर्वक। देखिए, बिल, सरकारी जो बिल होता है उसका क्या मतलब है? सरकारी बिल का मतलब है कि जो मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के द्वारा, आप समझ रहे हो, सरकारी बिल का मतलब है कि जो मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य के द्वारा लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सरकारी, ध्यान दें, सरकारी बिल का मतलब है कि मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य के द्वारा जो बिल मंत्रिपरिषद के सदस्य द्वारा, ठीक है, ये मंत्रिपरिषद सदस्य द्वारा आता है, ठीक। और निजी बिल का मतलब है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अलावा जो भी व्यक्ति बिल लेके आ रहा है वो गैर सरकारी बिल या निजी बिल कहलाता है। वो एक्ट कब बनता है? अब आप इसमें पॉइंट नोट करिए, आपकी समझ में ये आते रहेंगे और आप धीरे धीरे समझते रहोगे। पॉइंट नंबर 1, देखिए, एक्ट कब बनता है? जब बिल संसद के द्वारा पारित हो जाए। समझे विधान से, जब बिल संसद के द्वारा पारित हो जाए तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर वह एक्ट बन जाता है। तो आप लिखिए, जब बिल संसद, ध्यान दें, संसद के द्वारा, संसद आप समझ रहे हो लोकसभा और राज्यसभा की प्रोसेस होने के बाद,
जब बिल संसद के द्वारा पारित हो जाए, पारित हो जाए, जब बिल संसद के द्वारा पारित हो जाए तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद, तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद, जब राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, होने के बाद वह बिल एक्ट बन जाता है, वह बिल एक्ट बन जाता है, एक्ट अर्थात अधिनियम बन जाता है। ठीक है, वह बिल क्या बन जाता है, आपका एक्ट बन जाता है। तो आप समझिए दोबारा से पॉइंट को, जब बिल संसद के द्वारा पारित हो जाए, संसद मतलब राज्यसभा लोकसभा का जो प्रोसेस है वो आपको बताया जाएगा। राज्यसभा जो लोकसभा का जो प्रोसेस है उसको पार करने के बाद जब वो राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही वह बिल तुरंत एक्ट बन जाएगा, उससे पहले उसका कोई महत्व इतना नहीं है, वो एक्ट नहीं बन सकता है। तो ये राष्ट्रपति के अभिन्न अंग होने के एक पहला पॉइंट हमने आपको बताया। ठीक है, आगे पॉइंट लिखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। नेक्स्ट पॉइंट आप बनाइए, अगला पॉइंट है आपका, अगले पॉइंट में आप लिखिए, जो विधेयक संसद के समक्ष, जो विधेयक संसद के समक्ष, जो विधेयक संसद के समक्ष मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य द्वारा, किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया, राज्यसभा में करे या लोकसभा में करे, सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाए, तो वह विधेयक सरकारी विधेयक बन जाता है। तो वह विधेयक सरकारी विधेयक होता है, सरकारी विधेयक होता है। अब आपकी समझ में पॉइंट आ गया होगा जो हमने शुरू में बताया था कि जब भी कोई विधेयक संसद के समक्ष मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो वह विधेयक कैसा होता है, सरकारी विधेयक बन जाता है। और तथा, आगे इसी में लिख लीजिए आप, तथा जब किसी अन्य सदस्य, जब किसी अन्य सदस्य के द्वारा बिल राज्यसभा या लोकसभा, ध्यान रखें दोनों में किसी में भी कर सकता है, बिल पेश किया जाता है, बिल पेश किया जाता है, तो वह बिल निजी बिल कहलाता है, निजी बिल कहलाता है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट समझ चुके होंगे कि वह बिल निजी बिल कहलाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आपकी में आई होगी कि भाई सरकारी बिल और निजी बिल में क्या डिफरेंट है, ये बात आप समझ चुके होंगे। ठीक है, आगे पॉइंट आप लिखिए कि भाई संसद जो है उसका मौलिक दायित्व क्या है। संसद का मौलिक दायित्व
है क्या। तो आप अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट आप लिखे हैं इसमें कि संसद का मौलिक दायित्व, देखिए लिखे हैं यहाँ एक हेडिंग सा बना ले छोटा सा, संसद, नोट पॉइंट में लिख लेना इसको, संसद का मौलिक दायित्व। संसद का मौलिक दायित्व क्या है। संसद का जो मौलिक दायित्व है उसका मतलब है कि संसद का मौलिक दायित्व है विधि का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना अर्थात कानून बनाना। संसद का जो मौलिक दायित्व है वह कानून बनाना या आप दूसरा लिख सकते हो विधि का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना। ठीक है, ये संसद का मौलिक दायित्व है। ये संसद का क्या है, मौलिक दायित्व है। संसद के द्वारा जो पारित विधेयक होते हैं, अब विधेयक कौन पारित करता है, लोकसभा राज्यसभा में जाता है, संसद उसको पारित करती है। संसद के द्वारा जो विधेयक पारित होते हैं, आगे लिख सकते हो आप इसमें पॉइंट। नेक्स्ट पेज में जाते हैं हम, देखिए पॉइंट में लिख लें इसमें, ये लिखिए संसद के द्वारा पारित विधेयक, संसद के द्वारा पारित विधेयक। अब आप जानते हो कि संसद के द्वारा जो पारित विधेयक होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा से प्रोसेस से निकल के आते हैं और वो क्या करते हैं, वो उसके बाद में राष्ट्रपति के पास जाते हैं और राष्ट्रपति जब तक उन पर सहमति नहीं देगा तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा। तो आप लिखिए इसमें पॉइंट कि अधिनियम, आप जानते हो अधिनियम अर्थात एक्ट या कानून, अधिनियम या कानून के स्वरूप, अधिनियम या कानून के स्वरूप को तब तक, ध्यान दें, अधिनियम या कानून जो होता है के स्वरूप को, जो संसद के द्वारा जो पारित विधेयक है वो अधिनियम या कानून के स्वरूप को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता, वो तब तक प्राप्त नहीं कर सकता है, तब तक प्राप्त नहीं कर सकता। ध्यान दें, संसद के द्वारा जो पारित विधेयक होता है या अधिनियम या कानून के स्वरूप को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है जब तक उस विधेयक पर राष्ट्रपति, उस विधेयक पर राष्ट्रपति, ध्यान दें, राष्ट्रपति की सहमति को प्राप्त न कर लिया जाए। आपकी समझ में आया होगा पॉइंट कि संसद के द्वारा जो पारित विधेयक होता है वह जब तक एक्ट या कानून के स्वरूप को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उस विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति को प्राप्त न कर लिया जाए। अर्थात राष्ट्रपति जब उस पर सिग्नेचर करेगा तभी वह एक्ट बनेगा। तो आप आगे लिख लीजिए इसमें, अर्थात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद ही वह एक्ट
या अधिनियम या कानून, अधिनियम या कानून, अधिनियम या कानून को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपके में। ठीक, तो ये बात समझ में आ गया होगी। लेकिन अब इसको जो राष्ट्रपति के पास जो जाता है, ये राष्ट्रपति के पास कितने विकल्प इसके होते हैं, इस बात को आप समझिए कि राष्ट्रपति क्या राज्यसभा और लोकसभा से पारित होने के बाद क्या उस पर हस्ताक्षर कर देगा, इसके भी आपके कारण होते हैं। उस कारण को आप समझिए। नेक्स्ट पॉइंट आप डालिए नंबर 2 इसमें, कि 2 नंबर पॉइंट नंबर 2 आप डालिए। ठीक है, संसद के द्वारा पारित, संसद के द्वारा पारित विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होते हैं, आपको पता होगा। नहीं पता तो देखिए, राष्ट्रपति के पास बच्चों 3 विकल्प होते हैं। कितने विकल्प होते हैं? 3 विकल्प होते हैं। वो 3 विकल्प कौन कौन से होते हैं, ये आप देखिए, आपको समझाया जाएगा कि 3 विकल्प होते कौन से हैं। राष्ट्रपति के पास जब संसद विधेयक को पारित करने के बाद भेजती है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। वो 3 विकल्पों को किस तरह से यूज करता है, नंबर ए पॉइंट में देखिए कि संसद ने राष्ट्रपति के पास में विधेयक को पारित करने के बाद भेजा तो राष्ट्रपति ने उसको सहमति दे दी। ठीक है, सहमति देने के बाद वो विधेयक क्या बन जाता है, वो विधेयक एक्ट बन जाएगा। विधेयक क्या बन जाएगा, अधिनियम, विधेयक एक्ट बन जाएगा। ठीक है, बन जाता है। आई बात समझ में आपकी में? विधेयक क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, अर्थात कानून बन जाता है, जैसे उसने सहमति दी। दूसरा विकल्प क्या होगा, दूसरा विकल्प आप देखिए कि दूसरा जो विकल्प है आपके पास में कि राष्ट्रपति ने सहमति नहीं दी। ठीक है, सहमति नहीं दी तो वो विधेयक वहीं रद्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपके समझ में आए होंगे कि सबसे पहला पॉइंट आपका ए, सहमति दे दी तो विधेयक एक्ट बन जाता है, सहमति नहीं दी है तो आपका विधेयक वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। अब आपका तीसरा पॉइंट है सी, ध्यान दें, सी पॉइंट क्या है कि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद को भेज सकता है। पुनर्विचार हेतु संसद को भेज सकता है और संसद के पुनर्विचार के उपरांत, समझे मेरी बात को, संसद के पुनर्विचार के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा यह घोषणा नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति यह घोषणा नहीं कर सकता है कि वह विधेयक पर सहमति नहीं देगा। समझो मेरी बात को कि राष्ट्रपति घोषणा नहीं की जा सकती राष्ट्रपति द्वारा कि वह विधेयक को सहमति नहीं देगा। इसका आशय यह नहीं है कि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के बाद उस विधेयक पर सहमति देने हेतु बाध्य है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है कि राष्ट्रपति क्या करे, उसको पुनर्विचार हेतु भेज दे। पुनर्विचार तीसरा पॉइंट है, पुनर्विचार हेतु संसद को भेज दे कि आप इस पर पुनर्विचार करिए। ठीक है, ये पॉइंट है
संसद के पास उसने वापस भेज दिया कि आप इस पर पुनर्विचार करें कि इसमें कोई भी दिक्कत तो है या नहीं है। अब इसमें आप यहीं पर पॉइंट लिखें, यहीं पर नोट पॉइंट में आप लिख लीजिए कि इसका पुनर्विचार का क्या मतलब है। तो आप लिखें, राष्ट्रपति विधेयक को राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु समझ रहे हैं पॉइंट को, बिल्कुल ध्यानपूर्वक मैं समझा रहा हूं आपको कि पुनर्विचार हेतु जो संसद को भेज देता है तो उसमें पॉइंट में नोट पॉइंट में लिखवा रहा हूं आपको, राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु जब संसद के लिए भेजता है, संसद को भेज सकता है, ठीक है। एवं संसद के पुनर्विचार के बाद, समझे बात को, संसद के लिए पुनर्विचार के लिए भेज दिया, अब संसद ने उसे विचार कर लिया, दोबारा भी विचार करने के बाद अब इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति ये घोषणा नहीं कर सकता है कि मैं इस पर सिग्नेचर या सहमति नहीं दूंगा। और इसका मतलब भी यह नहीं है कि राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के उपरांत सहमति देने के लिए बाध्य है, इसका भी ये भी मतलब नहीं है। समझ गए बात को? तो आप पॉइंट ध्यानपूर्वक समझें और लिखें ध्यानपूर्वक, मैं लिखवा रहा हूं आपको अच्छी तरीके से, ठीक। एवं संसद के, ध्यान दें मैं कलर चेंज कर रहा हूं इसका, संसद के पुनर्विचार हेतु, पुनर्विचार के उपरांत लिखिए यहां पर, पुनर्विचार के उपरांत ये जो शब्द हैं, ये भाषा जो है ये आप यूज करनी सीख जाओगे, धीरे धीरे इन शब्दों को आप यूज करना सीख जाओगे। ध्यान दें, संसद के पुनर्विचार के उपरांत कि संसद के पास जो भेजा राष्ट्रपति ने, अब संसद उसको पुनर्विचार करने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजती है दोबारा से, ठीक है। पुनर्विचार के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा चलो वो सेम कलर रहने देते हैं जो पहला कलर है आपका, क्योंकि जो हेडिंग ग्रुप में हमने इसमें बीच में दे दिया वो अच्छा लगा। अच्छा, राष्ट्रपति के पुनर्विचार के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा यह घोषणा नहीं की जा सकती, यह घोषणा नहीं की जा सकती है कि राष्ट्रपति उस पर सहमति नहीं देगा, नहीं की जा सकती कि राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति, दोबारा में जब आया जब की बात है, सहमति नहीं देगा। समझ रहे हो बात को? अर्थात वो घोषणा नहीं कर सकता इस बात की कि मैं सहमति नहीं दूंगा, लेकिन इसका ये भी आज से नहीं है, लेकिन इसका आशय यह नहीं है, इसका आशय यह नहीं है कि राष्ट्रपति
इसका आशय यह नहीं है कि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार हेतु, ध्यान दें, इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति ने घोषणा नहीं की है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार हेतु, पुनर्विचार उपरांत, ये आपका उपरांत लिख लीजिए यहां पर, पुनर्विचार के उपरांत, उस विधेयक पर सहमति देने हेतु बाध्य है, ये भी बात नहीं है। समझ गए बात को? पुनर्विचार उपरांत बेटा, ये बार बार हेतु लिख जाता है क्योंकि समझाने में आपको पॉइंट आता, दिमाग में हेतु चल जाता है फिर। चलिए, पुनर्विचार उपरांत उस विधेयक पर सहमति देने हेतु बाध्य है। ध्यान दें, मैंने बाध्य को बिल्कुल अलग दिखाया, आपसे अलग कलर में लिया है। पुनर्विचार हेतु बाध्य, इसका ये भी मतलब नहीं है। तो ये पॉइंट आपकी समझ में आ गए होंगे। आज आपने क्लास का इंटरेस्ट लिया होगा। आज ने जो आपने कल की क्लास ली है और आज की क्लास, दोनों को आप ऐड करना, और कल जो आपकी क्लास नेक्स्ट होने वाली है, उस क्लास के बाद आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा लिखने के लिए। उस असाइनमेंट को आप लिखोगे। ध्यान दें, साथ साथ राइटिंग करते रहें। आपने जो भी पढ़ा है, मैंने सिर्फ इसको अपने वर्डों में, अपनी भाषा में इसको लिखने का प्रयास करना है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। और लिखने के बाद चाहे आप देख के लिखिए, ध्यान दें, चाहे नोट्सों को आप देख के लिखिए, समझ रहे हो मेरी बात को, लेकिन लिखिए। जब आप लिखोगे तो लिखने की कला आपकी धीरे धीरे सुधरेगी। और आप देख के भी लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना देखे भी लिखोगे फिर, लेकिन लिखिए जरूर। जो आपको कराया गया है, जितना कराया गया है, आपको इसके पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। और आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से, स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब टेलीग्राम चैनल है, उससे आप इसको ले सकते हो, वहां से आपको ये मिल जाएगी। और आप इसका प्रिंट फॉर्म में ले लीजिए, या आप अपने लैपटॉप वगैरह में इसको सेव करके रख लीजिए। रिवीजन करिए, राइटिंग करिए, रिवीजन करिए, राइटिंग करिए। ध्यान दें, जो लेक्चर आपके हो गए, जब असाइनमेंट लिखवाया जाए, असाइनमेंट से पहले जितना आपको करा दिया गया है, उसको आपको अच्छी तरीके से कंसल्ट कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है उसको, अच्छी तरीके से उस पर समझ बढ़ा लेनी है अपनी, ठीक है। अर्थात आपको उस पर मास्टरी करनी है। ध्यान रखें, उस पर आपको मास्टरी करनी है, जहां तक आपको बता दिया गया है, जब आपका असाइनमेंट लिखा जाएगा। अगले लेक्चर के बाद आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, उस पर आप असाइनमेंट लिखोगे, और तब आप समझ पाओगे, तब आप समझोगे कि हाँ, हमने जो बताया गया है वो हम लिख पा रहे हैं। चाहे गलत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, राइटिंग स्किल्स जबरदस्त चाहिए। राइटिंग ही एक ऑप्शन है जो सिर्फ और सिर्फ आपके एम को पूरा कर सकता है। तो बच्चों, आज के लिए आपकी इतनी ही क्लास काफ़ी है। आज आपने इस क्लास का इंटरेस्ट लिया होगा, और जितना आपको बताया जाए उतना आप इसमें करते रहिए डेली। ओके, बाय, सभी को नमस्कार।